जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं सम्राट और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ भारतीय संविधान और राज्यव्यवस्था। राज्यव्यवस्था के सीरीज में आज मैं लेकर आया हूं नगरीय स्वशासन। पिछली क्लास में हमने ग्रामीण स्वशासन को यानी ग्राम पंचायतों को अच्छे से पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नगरों से संबंधित शासन यानी नगर पालिकाएं, म्यूनसिपालिटीज। इसमें हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको आपके साथ बारी बारी से डिस्कस करूंगा। देख लेते हैं पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। नगर पालिका, उसकी प्रस्तावना और नगर पालिकाओं की परिभाषा, नगर पालिकाओं के प्रकार हम देखेंगे और उनकी संरचना, अध्यक्ष आदि और सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो किस तरह से होता है, इससे संबंधित समितियां और राज्य वित्त आयोग का इसमें क्या रोल है उसको देखेंगे। और नगर पालिकाओं से संबंधित हम पढ़ेंगे आज 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसकी कुछ मुख्य बातें। तो इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी इसके साथ ही हमारा जो स्थानीय स्वशासन वाला टॉपिक होता है जिसमें हम ग्राम पंचायतें और नगरीय स्वशासन से संबंधित यानी नगर पालिकाओं को पढ़ते हैं, आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यानी भारत में शहरी शासन की व्यवस्था को नगर पालिका प्रणाली कहा जाता है। यानी भारत में जो भी शहरी शासन होता है उसको नगर पालिका की संज्ञा दी गई। जैसे गांव के शासन को हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत यानी ग्राम प्रधान। तो ऐसे जो छोटे हमारे नगर होते हैं वहाँ नगर पालिकाएं होती हैं। तो आगे बात कर लेते हैं। ये प्रणाली भारत के संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त करती है। यानी इसको जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था। आगे अगर मैं अगला पॉइंट डिस्कस करूं तो 1793 का एक चार्टर एक्ट था जो अंग्रेजों ने पारित किया था। तो उसके अधीन क्या हुआ था, मद्रास में, कलकत्ता और बंबई में नगर निगम की स्थापना की गई थी। यानी 1793 में 3 राज्यों में, मद्रास, कलकत्ता और बंबई में नगर निगम स्थापित किए गए थे। इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे अगर मैं बात करता हूँ, इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, भाग 9A जोड़ा गया और उससे संबंधित अनुच्छेद 243 से 243 तक जोड़े गए। हमने पढ़ा था ग्राम पंचायतों में 243 से 243 तक, तो वहां से ओ के बाद पी से यहाँ शुरू होता है, 243 से लेकर 243 तक इसको जो है जोड़ा गया है, जिसमें नगर पालिका संस्थाओं का गठन, कार्य, अधिकार और संरचना का उल्लेख किया गया है इन अनुच्छेदों में। आगे अगर मैं बात करता हूं तो सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। तो ऐसी किसी भी संस्था की स्थापना सबसे पहले 1687 ईस्वी में कहां पर की गई थी, मद्रास में। उसके बाद 1793 के एक्ट में ये प्रावधान भी दोबारा मद्रास के लिए किया गया था। तो उसको ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, मद्रास में। कब हुआ, 1687 ईस्वी में। आगे बात कर लेते हैं नगर पालिकाओं की परिभाषा की। आखिर नगर पालिकाएं हैं क्या और क्यों इसकी आवश्यकता होती है और क्या इसके कार्य होते हैं। तो नगर पालिका यानी म्यूनसिपैलिटी एक स्थानीय स्वशासन संस्था है जो शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं और विकास कार्यों का संचालन करती है, जैसे सफाई, जलपूर्ति, सड़कें, रोशनी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। इनसे संबंधित कार्य किसी भी शहर में या नगर में कौन देखता है, नगर पालिका देखती है। नगर पालिका इसको पूरा कराती है। आगे अगर मैं बात करता हूं नगर पालिकाओं के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे नगर पालिकाओं के प्रकार में हम देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 243 क्यू, इसके अनुसार 3 प्रकार की नगर पालिकाएं होती है। अनुच्छेद 243 क्यू में जो नगर पालिकाओं के प्रकार बताए गए हैं वो 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है जिनमें नगर पंचायत यानी संक्रमण क्षेत्र, जो क्षेत्र ग्राम से नगर में बदलता हुआ क्षेत्र, ठीक है, यानी ग्राम से नगर में बदल रहा है क्षेत्र, वहां नगर पंचायत की स्थापना होती है। इसको संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। यानी जैसे संक्रमण बढ़ता है तो ऐसे जो गांव है वो जनसंख्या आबादी के हिसाब से जब बढ़ता चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नगर की संज्ञा दे देते हैं। तो वहां पर नगर पंचायत स्थापित हो जाती है। जैसे छोटे कस्बे हमारे या छोटे नगर, इनको बोलते हैं हम नगर पंचायत। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है नगर पालिका, म्युनिसिपल काउंसिल। यानी मध्यम आकार के जो नगर होते हैं तो वहां नगर पालिकाओं की स्थापना की जाती है। जैसे छोटे शहर जिनमें जैसे झांसी हो गया, मुरादाबाद हो गया, तो ये छोटे शहर है। और भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे आगरा हो गया,
ठीक है। तो ये छोटे शहर हैं, तो यहाँ पे जो क्या होगा, नगर पालिकाएं स्थापित की जाती है। जैसे बुलंदशहर हो गया, ठीक है, ये छोटे शहर, तो यहाँ पर नगर पालिकाएं काम करती हैं। लेकिन जैसे ही बड़े नगर होते हैं तो उसमें टाइप थर्ड यानी नगर निगम की स्थापना की जाती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये बड़े नगरों के लिए होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई आदि। तो यहाँ पर क्या है, नगर निगम स्थापित किए जाते हैं। तो जैसे ग्राम पंचायतों के 3 स्तर होते थे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर हमारा प्रखंड पंचायत, ठीक है, और हमारा जो जिला स्तर पर होता है वो जिला परिषद होता था। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं हमारे नगर पालिकाएं, और ऐसे ही 3 प्रकार की ग्राम पंचायतें। उम्मीद है बात एकदम से क्लियर हो रही होगी। आगे हम बात करते हैं नगर पालिकाओं की संरचना पर। नगर पालिकाओं की संरचना यानी कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। तो नगर पालिकाओं की संरचना, निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, तो इसके जो सदस्य होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, यानी आम जनता जो है अपने वार्ड के हिसाब से वोट करके उनको चुनती है। निर्वाचन क्षेत्र होता है इनका वार्ड्स के आधार पर, ठीक है, वार्ड्स के आधार पर ही उम्मीदवार हमारे चुनाव में भाग लेते हैं और उनके वोटर उनको वोट करते हैं। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। आरक्षण की व्यवस्था अगर मैं बात करूं, एससी, एसटी और ओबीसी और महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है नगर पालिकाओं में। अध्यक्ष, चेयरपर्सन या मेयर जैसे बात करें, सीधे जनता या निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जा सकता है राज्य के नियम के अनुसार। दूसरी बात, नगर निगम में इसे महापौर कहा जाता है। अगर नगर निगम का अध्यक्ष है तो उसको महापौर बोलेंगे, लेकिन जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, उसको चेयरमैन या चेयरपर्सन कहा जाता है, उसको अध्यक्ष भी कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है। ये बड़े नगरों के लिए होता है, जैसे गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, तो बड़े नगरों के लिए नगर निगम होते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटी। जैसे समितियों का काम क्या है, विभिन्न विषयों पर, जैसे वित्त मामले हो गए, निर्माण कार्य हो गया, स्वास्थ्य आदि पर कार्य करती हैं। ठीक है, जो समितियां होती हैं इनसे संबंधित कार्यों का निरीक्षण और उनसे संबंधित योजनाएं ये बनाती हैं। जैसे वित्तीय संसाधन हेतु, तो नगर पालिकाओं की आय के मुख्य स्रोत की अगर मैं बात करूं, नगर पालिका की आय के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स, कर हो गया, अनुदान हो गया, शुल्क और ऋण। ये नगर पालिका की आय के मुख्य स्रोत हैं। टैक्स के तौर पर अगर मैं देखूं, जैसे संपत्ति कर नगर पालिकाएं वसूलती हैं। आपने देखा होगा सड़कों पर ठेला वगैरह ये लगाए जाते हैं या होर्डिंग वगैरह लगाए जाते हैं किसी प्रचार के लिए, तो नगर पालिका जो उनसे जो है क्या है, टैक्स या शुल्क के तौर पर एक टैक्स यानी कर, पैसा वसूलती है, तो उसको बोलते हैं टैक्स। जैसे जल पर टैक्स लेती है, व्यवसाय कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया आदि, इनसे संबंधित। अनुदान जैसे ग्रांट, यानी जैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार से प्राप्त इनको अनुदान, वो भी इनकी एक आय का स्रोत है। शुल्क, ये शुल्क वसूलते हैं लाइसेंस के लिए, किसी को लाइसेंस देना हो किसी चीज का, पार्किंग के लिए, बाजार शुल्क आदि से संबंधित। ठीक है, बाजार लगाए जाते हैं तो उनसे जो है इनको शुल्क मिलता है, उनसे ये शुल्क वसूलते हैं, फीस वसूलते हैं। जैसे कोई साप्ताहिक बाजार लगता है या कोई रेहड़ी लगाई है किसी ने सड़क के किनारे, तो नगर पालिकाओं की मंजूरी से लगाई जाती है और उनको शुल्क दिया जाता है। तो ये नगर पालिका के आय के स्रोत हैं। उसके बाद ऋण, लोन्स वगैरह आदि, जैसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों से विशेष परियोजनाओं के लिए पैसा इनको लेना पड़ता है, तो वो भी इनकी आय का एक स्रोत है। तो ये नगर पालिका की आय के स्रोत हैं। आगे बात करते हैं राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का क्या रोल है इसमें, तो संविधान का जो अनुच्छेद 243 का फर्स्ट है, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन होता है, जो ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं, नगर निगम जैसे निकायों को धन उपलब्ध कराते हैं विकास कार्यों के लिए। यह आयोग स्थानीय निकायों के बीच राजस्व वितरण की सिफारिश करता है, ये इसका कार्य है। नगर योजना समिति की अगर बात कर लेते हैं हम, तो जैसे एक नगर योजना समिति होगी, एक हमारा जिला योजना समिति होगी। इसका आर्टिकल 243 जेड डी में इसका वर्णन किया गया है। जैसे जिले में स्थित पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजना का समन्वय करती है। ठीक है, जिला योजना समिति क्या करती है, जिले में जितने भी पंचायतें हैं और नगर पालिकाएं हैं उनसे संबंधित योजनाओं का समन्वय का कार्य कौन करेगा, जिला योजना समिति। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये मैन हेडिंग था हमारा नगर योजना समिति, इसमें हमने पढ़ा था जिला योजना समिति को। आगे हम पढ़ेंगे महानगरीय योजना समिति, इसका आर्टिकल है 243 जेड ई। जैसे महानगर क्षेत्र में योजना निर्माण में समन्वय का कार्य करती है। ठीक है, ये जो है महानगरीय योजना समिति, नाम से पता चल रहा है कहाँ पे कार्य करेगी, महानगर जैसे क्षेत्रों में। ठीक है, जो बड़े क्षेत्र हैं, ठीक है, जहां पर हमारे नगर निगम स्थापित है, तो ऐसे क्षेत्रों में कार्य कौन करेगा, महानगरीय योजना समिति। अनुच्छेद ध्यान रखना है 243 जेड ई। और जिला योजना समिति नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करती है। अब बात कर लेते हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। जैसे अगर मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊं, इसकी पृष्ठभूमि को देखें, तो
इसमें कहा है भारत में पहले शहरी निकाय यानी नगर पालिकाओं की स्थिति केवल राज्य कानूनों पर आधारित थी। ठीक है, इनकी स्थिति राज्य कानूनों पर आधारित थी। इनके अनुसार और अधिकार राज्यों पर निर्भर करते थे, इनके कार्य जो थे और अधिकार वो राज्यों पर निर्भर करते थे। इसे सशक्त और संवैधानिक दर्जा देने हेतु 74वां संविधान संशोधन 1992 जो है पारित किया गया था। यह अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसको ध्यान रखना, यह अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ। कौन सा अधिनियम था ये? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। वो कब लागू हुआ था 73वां? तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को लागू हुआ था, इसको ध्यान रखना। और 1993 में ही ये भी लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों 1992 में हो गए थे, लेकिन लागू हुए थे 1993 में। दोनों की लागू होने की डेट अलग अलग है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे अगर मैं बात करूं इसके उद्देश्यों की, तो इसका उद्देश्य था शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, ताकि शहरी प्रशासन में जन भागीदारी, विकेंद्रीकरण और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसके अनुसार क्या हुआ भाई, एक नया भाग जोड़ा गया था इस संशोधन के द्वारा। कौन सा नया भाग था? जैसे मैं बात करूं भाग 9A, तो भाग 9A जो है जोड़ा गया, जिसका शीर्षक यानी जिसका टाइटल था नगर पालिकाएं। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज, द म्युनिसिपैलिटीज। तो ये इसका जो था शीर्षक था। इस भाग में अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक प्रावधान किए गए थे। इसके अतिरिक्त एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसको 12वीं अनुसूची के नाम से जाना गया, जिसमें नगर पालिकाओं के कार्यों के 18 विषय शामिल किए गए थे। तो नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में कितने विषय आते हैं? 18 विषय जो है वो नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जबकि जो ग्राम पंचायतें होती हैं, तो ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषय हैं? मैंने पिछली वीडियो में इसको पढ़ाया है। तो ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कितने विषय होते हैं? 29 विषय। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नगर पालिकाओं के विषय से संबंधित और ग्राम पंचायतों के विषय से संबंधित। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है और सारी चीजें आपने अच्छे से समझी हैं। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो में आप अंत तक बने हुए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुभ दिन। जय हिंद।